नमस्ते बच्चों, मैं कीर्ति शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 12 और पार्ट नंबर 2। आपको पता है हम ऊर्जा के स्रोत पढ़ रहे हैं और लास्ट पार्ट के अंदर हमने क्या पढ़ लिया, अनवीकरणीय स्रोतों के बारे में पढ़ लिया कि उनसे क्या क्या तो फायदा है, क्या क्या नुकसान है। आज इस पार्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों नवीकरणीय स्रोत के बारे में। तो आपको पता है नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं? ऐसे स्रोत जिनको हम क्या पुनः पूर्ति कर सकते हैं, जिनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है? जैसे आपका सूर्य हो गया, पवन हो गई, जल हो गया, ये सब क्या है बच्चों? ये सब है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब ये हमारे कैसे काम में आते हैं, हमारे जीवन में क्या उपयोग है, किस ऊर्जा से हमें क्या लाभ मिल रहा है, ये सब हम इस पार्ट में पढ़ते हैं। देखो, ऊर्जा के अनेक वैकल्पिक और नवीकरणीय स्रोत उपलब्ध हैं जो न केवल पर्यावरण अनुकूल है बल्कि प्रचुरता से उपलब्ध भी है। जल, पवन, सूर्य का प्रकाश, भूतापीय समुद्री तरंगे, हाइड्रोजन व जैव भार आदि ऐसे ही कुछ संभावित क्या है ऊर्जा के स्रोत है। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले प्रदूषकों, ग्रीन हाउस गैसों एवं विषैले उप उत्पादों में भी क्या है कमी आती है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करने से हम पृथ्वी के पारितंत्र के संतुलन को बनाकर रख सकते हैं और ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत जैसे कि जीवाश्म ईंधनों का संरक्षण भी कर सकते हैं। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत अक्षय है। अक्षय मतलब जो खत्म नहीं होते हैं। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। सबसे पहले सूर्य। आपको पता है सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है। अगर आप बात करें कि सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है तो वो सूर्य है। आजकल आप देखते हैं, आजकल अपन सौर पैनल लगा रहे हैं सब लोग अपने खेतों के अंदर या जो अपने मकान की जो छत होती है उस छत के ऊपर, और उससे हम विद्युत की पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है ना। इसके अलावा आजकल सौर कुकर आ गए और सौर लाइटें आ गई, सौर से चलने वाली गाड़ियां आ गई। तो सूर्य एक बहुत ज्यादा एकदम अक्षय जिससे हम कह सकते हैं वो कौन है? सूर्य है। इससे हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। और आपको मालूम है कि सूर्य क्या है? देखिए, सूर्य हमें लाखों करोड़ों वर्षों से प्रकाश और ऊष्मा दे रहा है और ये माना जाता है कि आगे आने वाले अरबों सालों तक हमें क्या है सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा मिलती रहेगी। आपको पता है सूर्य से ही जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या है भोजन प्राप्त करते हैं। जंतु भी क्या है, जैसे हम हैं, हम विटामिन डी किससे प्राप्त करते हैं? सूर्य से ही तो प्राप्त करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा को छोड़कर ऊर्जा के अन्य सभी रूप सौर ऊर्जा के ही परिणाम है। यह कहा जा सकता है कि जीवाश्म ईंधन, जैव ईंधन, प्राकृतिक गैस आदि सभी सौर ऊर्जा के ही संग्रहित रूप है। अगर सौर ऊर्जा नहीं होगी तो हमें ये सब संसाधन भी प्राप्त नहीं होंगे। आगे देखिए, पवन और नदियां जिनसे नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है वे भी सौर ऊर्जा के ही परिणाम है। भविष्य के लिए सूर्य एक सबसे सशक्त नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। जब तक सूर्य का अस्तित्व है हम इससे लगातार ऊर्जा प्राप्त करते रहेंगे। सूर्य के विकिरणों का लगभग 30% भाग वातावरण की जो ऊपरी परत होती है वो लगभग 30% भाग तो वो ही अवशोषित कर लेती है, बचा हुआ हमारे पास आता है। शेष भाग समुद्र, बादल और जमीन द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। आगे देखो बच्चों, आप ये देख रहे हो ना, तो ये कोई खेत है। इस खेत के अंदर क्या है? ये सूर्य ऊर्जा की प्लेट्स लगाई गई है। इसके द्वारा क्या है, ये सूर्य ऊर्जा को इकट्ठा करके किस में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और उसके द्वारा ये नलकूप चलाए जा रहे हैं और इस खेत की सिंचाई हो रही है। तो देखो, फोटोवोल्टिक जल पंपन प्रणाली। नेक्स्ट देखिए, सौर ऊर्जा का उपयोग खाना पकाने, ऊष्मा प्राप्त करने, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में, समुद्री जल के अलवणीकरण में किया जाता है। सौर सेलों की मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग पानी गर्म करने वाली प्रणालियों में होता है। इसके अलावा सौर ऊर्जा का उपयोग वाहनों को चलाने में, विद्युत उत्पादन में, रात में सड़कों के ऊपर लैंप लगे होते हैं ना, वो लैंप भी सौर ऊर्जा से चलते हैं। आगे अब हम बात करते हैं बच्चों, छोटे स्तर पर सौर ऊर्जा का उपयोग घरों के दैनिक उपभोग के लिए, स्विमिंग पूल के लिए भी, पानी गर्म करने के लिए किया जाता है। बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा से मोटर कार, विद्युत संयंत्र और अंतरिक्ष यान भी चलाए जाते हैं। आपको मालूम होगा अभी हम चंद्रयान भेजे थे तो वहां पे चांद पे लैंड होने के बाद उसने क्या किया था? दिन होने का इंतजार किया था और जब तक वहां पे दिन था
जब तक वहां पे दिन था, कहने का मतलब सूर्य का प्रकाश आ रहा था, तो उस पे हमने सौर पैनल लगाए थे, वो सौर पैनल से ही कार्य कर रहा था, है ना। और जब वहां पे दिन खत्म होकर रात आई तो क्या है, उसको सूर्य की ऊर्जा नहीं मिली और वो वहां काम करना बंद कर दिया था। हम आगे इंतजार कर रहे थे अगले दिन होने का, कि अगले दिन वहां पे 15 दिन के बाद होता, लेकिन तब तक वो क्या है, उससे हमारा संपर्क रहा नहीं। तो देखो बच्चों, सौर ऊर्जा कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी उपयोगी है हमारे लिए। और जब तक सूर्य है तब तक हमें ऊर्जा की कमी नहीं आएगी, नहीं आएगी ना, क्योंकि हम सौर ऊर्जा को किस किस ऊर्जाओं में बदल सकते हैं। ठीक है, आगे देखो बच्चों, ये है चपटे प्लेट सौर संग्राहक, जो आजकल आप छतों पे या खेतों में देखते होंगे। ये क्या है, सूर्य की तरफ होता है इसका फेस, तो सूर्य से आने वाली किरणों को अपने ऊपर लेती है और किस में बदल लेती है, विद्युत ऊर्जा में। ये देखो, ये एक प्रकार का क्या है, सौर कुकर है। ठीक है, खाना बनाने में काम में लेते हैं। अब बात करते हैं हम सौर ऊर्जा के क्या क्या उपयोग है, क्या क्या लाभ है। तो आप जितने ज्यादा लाभ लिख सकते हो ना यहाँ, उतने ज्यादा कम है। ठीक है, तो हम जो लिमिटेड है वो हम यहाँ पे बात करते हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रदूषण नहीं करता, क्योंकि इस अर्थ से न तो रासायनिक अपशिष्ट बनता है और ना ही इससे कोई विषैली गैस बनती है। सौर ऊर्जा का उपयोग व्यवहारिक कार्यों जैसे कि प्रकाश प्राप्त करने में तापन के लिए किया जा सकता है। जब सर्दियों का मौसम आता है तो हम जाकर धूप में खड़े हो जाते हैं ना, तो हमें सर्दी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा होती है उससे क्या होता है, हमें तापन मिलता है, मतलब हमारा शरीर गर्म हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, सूर्य एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत है जो मुक्त रूप से उपलब्ध है, मतलब सबके लिए काम में आ सकता है। वो ऐसा नहीं कि किसी निश्चित मात्रा में किसी विशेष व्यक्ति के लिए या किसी विशेष जगह पे ही काम पे आए। ठीक है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर बहुत सारे कार्यों में उपयोग में लाया जा सकता है। अब देखो सौर ऊर्जा की सीमाएं क्या क्या है। तो देखो बच्चों, जब बादल होंगे तब हमारे पास सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ हम दिन के समय काम में ले सकते हैं सौर ऊर्जा को, या सौर ऊर्जा को रात के समय में काम में नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सौर पैनल होनी चाहिए, तभी हम सौर ऊर्जा को किसी और ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो ये कुछ सीमाएं हैं। तो क्या क्या सीमाएं हैं हम बात करते हैं। देखो, रात को या बादल घिरे दिनों में सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न कर पाना संभव नहीं है। सौर विद्युत संयंत्रों की लागत बहुत अधिक होती है। सौर पैनलों के लगातार रखरखाव व उनकी साफ सफाई की आवश्यकता होती है ताकि सौर ऊर्जा का उत्पादन लगातार होता रहे। अब बात करते हैं बच्चों हम दूसरी ऊर्जा है, वो है पवन ऊर्जा। तो आपका बच्चों ये डायग्राम दिख रहा होगा ना, ये क्या है, ये है आपके पवन चक्की। ठीक है, तो पवन चक्की आप बचपन में फिरकी बनाई है ना, तो फिरकी को लेके आप यूं भागते होंगे और फिरकी गोल गोल घूमती होगी, है ना। तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है। ये जो पवन चक्की है, इसके जो पंख है ना, ये इस तरीके से इस डिग्री पे लगाए जाते हैं कि आने वाली हवा का फेस इनकी तरफ रहे। और जब हवा चलती है तो उसके प्रेशर के कारण ये पंख क्या है, घूमते हैं। और इससे क्या है, नीचे टरबाइन जुड़े होते हैं। ये पंख घूमने से टरबाइन घूमता है और टरबाइन घूमने से क्या है, हमें विद्युत प्राप्त होती है। तो हम बात करते हैं बच्चों पवन ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा का एक अन्य वैकल्पिक स्रोत पवन ऊर्जा है, जिसमें भी नुकसान पहुंचाने वाले उप उत्पादों का निर्माण नहीं होता है। यह सबसे प्राचीन और स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक विकसित है। पवन चक्की में विशाल परिमाण में ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता होती है। पवन ऊर्जा के देखो क्या क्या लाभ है। तो आपको पता है कि जब पवन ऊर्जा हम बना रहे हैं पवन चक्कियों के द्वारा, तो उसमें ना तो हमारी कोई ऐसा कोई नया उत्पाद बन रहा है, ना कोई अपशिष्ट कचरा निकल रहा है, ना कोई प्रदूषक कारक निकल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आसानी से हम क्या है, कहीं पे भी पवन चक्की लगा के पवन ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। ये कभी खत्म भी नहीं होती ना, जब तक पवन चलेगी तब तक पवन ऊर्जा हम बना सकते हैं। तो देखो बच्चों क्या क्या लाभ है। पवन ऊर्जा लागत मुक्त और विश्वसनीय ऊर्जा है। पवन ऊर्जा स्वच्छ होती है तथा कोई पर्यावरणीय प्रदूषण भी नहीं उत्पन्न करती। पवन ऊर्जा निर्माण में कोई हानिकारक उप उत्पाद भी नहीं बनता, जैसे कि जीवाश्म ईंधनों को जलाने पर बनते हैं, क्योंकि पवन एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, अतः ये कभी खत्म नहीं होगा। कि जिन स्थानों पर पवन टरबाइन लगे होते हैं उन स्थानों पर कृषि कार्य और डंगारों की चराई संभव है, जो जैव ईंधनों के उत्पाद में सहायक हो सकता है। पवन चक्की लगे स्थानों के नीचे की जमीन का प्रयोग भी कृषि कार्यों में हो सकता है। पवन फोम समुद्र तट से दूर भी बनाए जा सकते हैं। कहीं कहीं पवन फोम पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पवन ऊर्जा है इनके लाभ क्या क्या है, ये तो हमें पता है, लेकिन हानियां भी है, इसकी कुछ सीमाएं भी है। क्या सीमा? जैसे अगर पवन ही नहीं चलेगी तो पवन ऊर्जा कैसे बनाएंगे हम, या फिर हमें पवन चक्कियां ऐसी जगह लगानी चाहिए जहां पे कोई भी पशु पक्षी उसके आसपास नहीं आ पाए, या पक्षी उससे टकरा के नुकसान ना हो पक्षियों को। ठीक है ना, तो क्या क्या सीमाएं हम पढ़ते हैं। देखो, पवन ऊर्जा हर समय हर जगह उत्पन्न नहीं
नहीं हो सकती है। साथ ही जब पवन चल रही हो उसी समय इसका उपयोग करना पड़ता है, इसे संग्रहित करके नहीं रखा जा सकता। लगातार ऊर्जा उत्पादन के लिए अनवरत व समान गति से बहने वाली पवन की आवश्यकता होती है। यदि पवन की गति घट जाती है तो टरबाइन धीमी गति से घूमेगा तथा कम ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, समुद्र तट पर या तट से दूर बने दोनों ही पवन फार्म देखने में असुंदर होने के साथ साथ बहुत शोर भी करते हैं, अतः ऐसे फार्मों का काफी विरोध होता है। बड़े बड़े पवन फार्म प्राकृतिक दृश्यों की सुंदरता में प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। वन्य जीव खासकर के पक्षी जो उस क्षेत्र में उड़ते हैं को ये फार्म क्या है, क्षति पहुंचाने वाले होते हैं, क्योंकि इनके पंख से टकरा के पक्षी को नुकसान हो सकता है ना। आगे बात करते हैं हम पवन चक्की की कार्य प्रणाली क्या होती है, मतलब किस प्रकार से पवन चक्की काम करती है। तो आपको ध्यान है, अपन ने अभी डायग्राम देखा था ना, तो वो क्या होती है, हवा की फेसिंग होती है और उस पे क्या ऊपर पंख लगे होते हैं, नीचे टरबाइन जुड़ा होता है और टरबाइन घूमता है। हवा से तो पंख घूमता है और पंख के घूमने से टरबाइन घूमता है और टरबाइन के घूमने से हमें क्या है, विद्युत की पूर्ति होती है। तो देखो बच्चों पढ़ते हैं, पवन चक्की मूलतः पवन ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य किसी रूप में परिवर्तित करने की एक यांत्रिक व्यवस्था है। इसमें पंखुड़ियां लगी होती है। यह पंखुड़ियां ऊर्ध्वाधर तल जिससे बहते पवन के लंबवत रख पाता है में घूमती है, क्योंकि कुछ इस तरीके से घूमती है ना पवन चक्कियां। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर रूप में जैसे ही पंखुड़ियों को काटती हुई हवा चलती है वैसे ही पंखुड़ियां घूमना शुरू कर देती है। अब इधर इसका फेस है तो हवा जब इधर से चलेगी तो ये क्या है, पंखुड़ियां घूमना शुरू कर देगी। आगे देखिए, पंखुड़ियों के घूमने से टरबाइन घूमना आरंभ करती है और टरबाइन एक विद्युत जनरेटर से जुड़ा होता है जो टरबाइन की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है कि पवन चक्की के द्वारा क्या होता है, जो जनरेटर जुड़ा हुआ होता है वो जब टरबाइन घूमता है तो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, पंखुड़ियां हवा के साथ इस प्रकार कोण बनाती है कि जब वो घूमे तो विद्युत का अधिकाधिक उत्पादन हो। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की पवन गति पवन चक्कियों की पंखुड़ियों को घुमाने के लिए इष्टतम मानी जाती है, मतलब अच्छी मानी जाती है। अगर इतनी हवा चल रही है, लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चल रही है, तो वो अच्छी पवन है किसके लिए, हमें ऊर्जा प्राप्त होने के लिए। आगे देखिए, जल विद्युत ऊर्जा। जैसे हमने पढ़ा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वैसे ही क्या होती है, जल ऊर्जा होती है। जैसे पवन चक्की के द्वारा हम टरबाइन घुमा रहे हैं, वैसे ही जल के द्वारा भी हम विद्युत का निर्माण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो आपको पता है कि जब बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं तो हम एक दीवार बनाते हैं, मतलब बांध बनाते हैं और उस पानी को रोकते हैं, और वो जो पानी है ना एक हाइट पे होता है, एक ऊंचाई पे होता है। वो ऊंचाई से जब पानी नीचे गिरता है तो उसके वेग के कारण वहां पे जो टरबाइन लगे होते हैं वो घूमते हैं, और टरबाइन के घूमने से वही आगे की वही प्रोसेसिंग है, हमें क्या मिलती है, विद्युत ऊर्जा मिलती है। तो जितनी ज्यादा ऊंचाई पे होगा पानी, मतलब बांध जितना ऊंचा होगा वहां से गिरने वाले पानी का वेग उतना ही ज्यादा होगा, और जितना अधिक वेग होगा उतने ही अच्छे से टरबाइन घूमेंगे और उतनी ही अधिक हमें क्या मिलेगी, विद्युत ऊर्जा मिलेगी। तो बच्चों हम पढ़ते हैं जल विद्युत के बारे में। देखिए, पवन ऊर्जा की तरह ही बहता हुआ पानी और विशाल बांधों में भरा पानी भी ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, जिसे जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन देखो बच्चों, प्राकृतिक रूप से बहते हुए या गिरते हुए पानी से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। पहाड़ियों से नीचे बहते हुए पानी को नालियां बनाकर इकट्ठा कर उसके वेग को टरबाइन व जनरेटर की मदद से विद्युत धारा उत्पन्न करने के काम में लाया जा सकता है। ये तो अभी हम पढ़े थे। नदियों के पानी को बांध बनाकर इकट्ठा कर इस पानी की स्थितिज ऊर्जा के उपयोग द्वारा जल का विद्युत निर्माण होता है। जब बांध में इकट्ठे किए गए पानी को छोड़ा जाता है तो इसकी स्थितिज या गतिज ऊर्जा क्या करती है, टरबाइन की पंखुड़ियों को स्थानांतरित होकर विद्युत उत्पन्न करती है। यद्यपि प्रारंभ में जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र को लगाने में बहुत लागत आती थी, परंतु इसके रखरखाव में कम लागत आती है और यह अपेक्षाकृत सस्ती ऊर्जा हमें प्रदान करता है। अब देखो, ये कोई बांध बना हुआ है और यहाँ पे कोई जल संग्रह हो रखा है। जब ये पानी, और यहाँ पे नालियां बना दी गई है, जब ये पानी गिरता है तो इस पानी के गिरने से जो टरबाइन है, ये टरबाइन घूमता है। इस टरबाइन से क्या है, जनरेटर जुड़ा हुआ है, और जनरेटर क्या करता है, इसकी जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको किससे बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे हैं, उससे क्या है, लाइट के कनेक्शन जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से देखो जल के द्वारा किस तरीके से क्या अपने पास निर्माण हो रहा है, विद्युत का निर्माण हो रहा है। आगे देखिए बच्चों, जल विद्युत ऊर्जा के लाभ क्या क्या है, तो आपको मालूम ही है, सस्ती है,
नवीकरणीय है, आसानी से मिल सकती है, सुलभ है, कोई अन्य क्या है, कचरा नहीं मिल रहा, अपशिष्ट नहीं मिल रहा, प्रदूषण नहीं हो रहा, तो ये सब फायदे ही है बच्चों। देखिए, जल विद्युत ऊर्जा के रूप में यह ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। इसमें लागत के संगत उत्पादन होता है तथा अन्य अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में ये अधिक उत्पादक भी है। इसमें विद्युत का सतत उत्पादन किया जा सकता है क्योंकि कोई बाह्य कारक नहीं होता है जो पानी को उपलब्धता को बाधित करे। आगे देखो, इससे न तो कोई अपशिष्ट पदार्थ बनता है, न ही प्रदूषण फैलता है क्योंकि इसमें रासायनिक पदार्थों का प्रयोग ही नहीं होता है। विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के काम आने वाले पानी को सिंचाई व अन्य कृषि कार्यों में क्या उपयोग में लाया जा सकता है। अब है कि क्या क्या सीमाएं हैं। अब सीमाएं तो आपको पता है बच्चों कि जहां पे पानी की उपलब्धता होगी वहां पे ही हम जल विद्युत संयंत्र लगा सकते हैं। जहां पे पानी ही नहीं होगा, पानी की इतनी उपलब्धता ही नहीं है कि हम विद्युत निर्माण कर सके, तो वहां पे ही हम नहीं लगा सकते हैं ना। तो देखिए, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र को हम अपने इच्छा अनुसार हर कहीं पर नहीं लगा सकते हैं। जहां पर भी इनको लगाया जाए वहां बहुत प्रबल जलधारा अथवा काफी ऊंचाई के जल स्रोत का होना आवश्यक है ताकि पर्याप्त मात्रा में विद्युत उत्पादन हो सके। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र की लागत अपेक्षाकृत अधिक होती है। बांध बनाने में अत्यधिक लागत आती है। ऊर्जा के उत्पादन के लिए पर्याप्त परिणाम व सतत रूप से प्रबल जलधारा की उपलब्धता आवश्यक है। अगर ये प्रबल जलधारा या नहीं होगी तो विद्युत निर्माण भी आसानी से नहीं हो पाएगा। अब आगे हम बात करते हैं बच्चों भूतापीय ऊर्जा की। देखिए, भूतापीय ऊर्जा एक अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है जिससे कि पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपने बच्चों देखा हो कभी ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी क्या करती है, धरती के किसी हिस्से पे ज्वालामुखी बन जाता है, उससे क्या है, धरती के अंदर से लावा निकलता है। ठीक है, तो वो लावा बहुत अधिक गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि धरती की गर्मी निकलती है एक तरह से। तो उसको हम अगर ऊर्जा के में काम में ले तो वो कैसी ऊर्जा होगी, भूतापीय ऊर्जा होगी ना, भूमि से मिलने वाली। देखिए, आपने पृथ्वी पर पाए जाने वाले ज्वालामुखियों के बारे में सुना होगा। इन ज्वालामुखी लक्षणों को भूतापीय ऊर्जा के बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है। मतलब सबसे ज्यादा भूतापीय ऊर्जा कहां पे होगी, तो ज्वालामुखी वाले जो क्षेत्र होते हैं ना उनमें होती है। इसीलिए उन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, हम इसका बाहुल्य क्षेत्र कहते हैं। देखिए, ऊर्जा का बाहुल्य क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर पृथ्वी के प्रवार की मोटाई कम होती है। मतलब जो पृथ्वी की जो मोटाई है ना परतों की, वो क्या हो, कम हो। ठीक है, इस कारण पृथ्वी की अतिरिक्त आंतरिक ऊष्मा बाह्य परपटी की ओर प्रवाहित होने लगती है। यह बाहुल्य क्षेत्र पृथ्वी के पृष्ठ पर अपने अद्भुत प्रभावों के कारण जाने जाते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी द्वीप, खनिजों के भंडार और गर्म पानी के सोते आदि। इन भूतापीय ऊर्जा बाहुल्य क्षेत्रों की ऊष्मा से भूमि के अंदर का पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जिसका उपयोग वाष्प टरबाइन को चलाकर विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। तो देखो, भूतापीय ऊर्जा किस से मिल सकती है, हमें ज्वालामुखी द्वीपों से मिल सकती है, खनिजों के भंडार जहां पाए जाते हैं वहां से मिल सकती है, और जहां पे गर्म पानी के सोते होते हैं वहां से मिल सकती है। अब देखिए भूतापीय ऊर्जा के क्या क्या लाभ है। तो देखो, दूसरे विद्युत स्टेशनों की तरह भूतापीय विद्युत स्टेशन से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। अगर सही तरीके से इसका दोहन किया जाए तो इससे किसी प्रकार के हानिकारक उप उत्पाद का निर्माण भी नहीं होता है। भूतापीय ऊर्जा संयंत्रों को चलाने की लागत बहुत कम होती है क्योंकि इनमें केवल एक वाटर पंप को चलाने की आवश्यकता होती है जिसे ऊर्जा संयंत्र द्वारा उपलब्ध करवाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें ईंधन को खरीदने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, इसके शोधन आदि में कोई लागत नहीं होती है। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्वच्छ होते हैं, सस्ते नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का काम करते हैं। भूतापीय ऊर्जा संयंत्रों से दिन में 2400 घंटे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र सामान्यतः छोटे होते हैं और आसपास के पर्यावरण या प्राकृतिक दृश्य पर बहुत कम प्रभाव डालते हैं। भूतापीय ऊर्जा की अब सीमाएं की बात करते हैं कि क्या क्या कमियां हैं, कि किस लिमिट तक ये काम कर सकती है। तो देखो, यदि सही तरीकों से दोहन न किया जाए तो भूतापीय ऊर्जा से प्रदूषक भी उत्पन्न हो सकते हैं। भूमि में सही तरीके से खुदाई न करने पर हानिकारक खनिज व गैसों की सृष्टि हो सकती है। दीर्घकालीन अवधि में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र लगे क्षेत्रों से वाष्प के निःशेष हो जाने का खतरा भी बना रहता है। बच्चों,
अब हम बात करते हैं महासागरीय ऊर्जा की। महासागर भी क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है। कैसे, देखो आपको पता है महासागर मतलब जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं उसके अंदर तरंगे चलती है, ठीक है। तो तरंगे चलती है, एक तो तरंग हो गई। एक आपको पता है समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आते हैं, मतलब पानी का ऊपर चढ़ना और पानी का नीचे उतरना, ठीक है, दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, जो समुद्र होते हैं ना बच्चों, उसका जो पानी होता है उस पानी में ताप में अंतर होता है। ताप में अंतर कैसे मैम, पानी तो पानी होता है, नहीं, जो समुद्र होता है आपको पता है कितना बड़ा होता है, तो उसका जो ऊपर वाला पानी होता है, ऊपर के हिस्से का पानी, उसमें सूर्य का प्रकाश सीधा आता है, तो ऊपर के पानी का जो ताप होता है वो नीचे के पानी की अपेक्षा थोड़ा गर्म होता है, क्योंकि ताप बढ़ गया ना, तो ऊपर का पानी का तापमान और नीचे के पानी के तापमान में अंतर होता है। तो इन मुख्यतः 3 कारणों के कारण हम क्या है, महासागर से क्या प्राप्त कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो बच्चों कैसे, महासागर भी एक सशक्त नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। महासागर की ऊर्जा को हम 3 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो हो गया तरंगों की ऊर्जा, दूसरा हो गया ज्वारीय ऊर्जा, और तीसरा हो गया महासागरीय जल के ताप में अंतर का उपयोग करके। तो देखो बच्चों, सबसे पहले महासागरीय तरंगों की शक्ति के उपयोग द्वारा हम क्या कर सकते हैं। देखो, महासागर के पानी में विभिन्न प्रकार की तरंगे सतत रूप से बनती रहती है। तरंगों के आगे पीछे और ऊपर नीचे की गति को तरंगों की शक्ति के दोहन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। अब ये देखो बच्चों, महासागरीय ऊर्जा का उत्पादन कैसे करते हैं कि कोई एक कक्ष है ये, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इस तरीके से कुछ कक्ष बने होते हैं। अब जो तरंग आती है, तो पता है आपको तरंग में ऊपर नीचे चलती रहती है तरंगे, तो इसमें कोई ना कोई गतिज ऊर्जा होती है, और इस गतिज ऊर्जा का उपयोग किस में किया जाता है, जो इस कक्ष के अंदर जो वायु भरी होती है उसके अंदर और बाहर करने में किया जाता है। और जब वायु अंदर और बाहर आती है इस तरंगों की गतिज ऊर्जा के कारण, तो इनसे जुड़ा हुआ जो टरबाइन होता है वो घूमने लगता है, और आपको पता है टरबाइन घूमेगा तो हम जनरेटर के द्वारा क्या प्राप्त कर सकते हैं, विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों महासागर की ज्वारीय ऊर्जा। तो आपको पता है महासागर जो समुद्र होते हैं उनके अंदर ज्वार भाटा आता रहता है, और ज्वार भाटा के कारण ही हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। देखो बच्चों कैसे, महासागर की ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग भी विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जा सकता है। इसके लिए उच्च ज्वार की स्थिति में जल को रोक लिया जाता है, और जब निम्न ज्वार की स्थिति आती है तब जल बाहर की ओर तेजी से निकलता है। इसकी ऊर्जा का दोहन किया जा सकता है। जब ज्वार तट की ओर आते हैं तो इनमें बांधों के पीछे बने जलाशयों में संग्रहित कर लिया जाता है, और जब ज्वार उतरता है तो बांध के पीछे के जलाशयों में संग्रहित जल बाहर निकाल दिया जाता है, और उससे हम क्या काम में लेते हैं, टरबाइन घुमाने के में काम में लेते हैं, और जिससे क्या बनती है बच्चों, विद्युत बनती है। अब बात करते हैं महासागर जल की ताप भिन्नता। तो आपको पता है कि सूर्य का प्रकाश आता है तो जो समुद्र का ऊपर का हिस्से का पानी है वो जल तो क्या हो जाता है, थोड़ा गर्म हो जाता है, बल्कि जो समुद्र के नीचे वाला जो तल होता है, तल के पास वाला जो पानी होता है वो ऊपर की अपेक्षा क्या होता है, ठंडा होता है, उसका तापमान ऊपर की अपेक्षा कम होता है। तो देखो बच्चों, अगर आप महासागर में तैरें तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप गहरे पानी में उतरते हैं पानी ठंडा होता जाता है। सतह पर चूंकि सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां के पानी का ताप अपेक्षाकृत अधिक होता है, लेकिन सतह के नीचे पानी बहुत ठंडा होता जाता है। इसलिए पानी की गहराई में उतरने वाले स्कूबा नामक तैराक विशेष प्रकार की पोशाक पहनते हैं। यह पोशाक उनके शरीर की ऊष्मा को कैद कर उन्हें गर्म रखती है। ये पोशाक इसलिए पहनते हैं ताकि उनका जो टेम्परेचर है ना बॉडी का वो ठंडा नहीं हो। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, सागर जल की विभिन्न सतहों में ताप भिन्नता का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। इस प्रक्रिया को सागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण OTEC कहते हैं। किसको? तापमान में, जो सागर के तापमान में जो अंतर है उस अंतर से विद्युत ऊर्जा के निर्माण को क्या कहते हैं? OTEC, सागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण। आगे देखो बच्चों, सागर ऊर्जा को उपयोग में लेने के लाभ व कमियां। देखो, पवन से ऊर्जा उत्पादन की बजाय सागर से ऊर्जा उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ज्वार लगातार आते हैं और उनके आने के समय का पूर्वानुमान, मतलब पहले से हम पता कर सकते हैं कि ज्वार कब आएंगे। साथ ही ज्वार के समय इकट्ठा हुए पानी की अधिकता के कारण कम टरबाइनों की आवश्यकता होती है, जबकि पवन ऊर्जा से समान मात्रा में विद्युत उत्पादन के लिए अधिक टरबाइन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे टरबाइन भी कम लग रहे हैं, इसलिए पवन ऊर्जा से क्या है, ज्यादा अच्छी मानी गई है। अब बात करते हैं जैव भार से ऊर्जा उत्पादन। बच्चों, जैव भार कैसे? जैव भार मतलब जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उनके द्वारा। तो देखो बच्चों, जैव भार पौधों और जंतुओं से बनने वाला कार्बनिक पदार्थ है। इसमें कूड़ा करकट, कृषि अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, खाद,
लकड़ी और जो जीव जंतु मर जाते हैं उनके जीवों के मृत भाग आदि शामिल है। इन सबको हम क्या कहते हैं? जैव भार कहते हैं। ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तरह जैव भार में भी सूर्य के प्राप्त ऊर्जा संचित होती है, अतः जैव भार भी क्या है? ऊर्जा के अच्छे स्रोतों में से है। आगे देखो, जब जैव भार को जलाया जाता है तो इसमें संचित रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। जैव भार से मिलने वाली ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग घरों व कारखानों में ऊष्मा की प्राप्ति के लिए और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। जैव भार को जलाकर ऊर्जा प्राप्त करने के अलावा और भी तरीके हैं जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। जैव भार को ऊर्जा के अन्य उपयोगी रूपों जैसे बायोगैस या मीथेन, इथेनॉल, बायोडीजल आदि में परिवर्तित किया जा सकता है। मीथेन क्या है बच्चों? देखो, मीथेन प्राकृतिक गैस का भी एक प्रमुख घटक है। कचरे, कृषि अपशिष्ट और मानव अपशिष्ट से भी जो गैस निकलती है वही क्या है? मीथेन गैस है। इसको लैंडफिल गैस या बायोगैस भी कहते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एलपीजी का पूरा नाम पूछा जा सकता है, क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या बोल सकते हो द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस की तरह बायोगैस का उपयोग भी रोशनी व खाना पकाने में किया जा सकता है। आपने बायोगैस का नाम सुना होगा ना, हम सिलेंडर की जगह बायोगैस भी काम में लेते हैं। तो देखिए, जैव ईंधन मुख्य रूप से दो तरीकों के द्वारा बनाया जाता है। पहले तरीके में शर्करा या स्टार्च युक्त फसलों की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है और प्राप्त फसल का किण्वन किया जाता है ताकि हमें क्या प्राप्त हो? इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल बन सके। मक्का, चुकंदर, गन्ना, सोयाबीन, गेहूं आदि का एथेनॉल बनाने में उपयोग किया जा सकता है। आपको मालूम होगा और आपको याद भी रखना है कि एथेनॉल हम किस किस से बना सकते हैं? मक्का, चुकंदर, गन्ना, सोयाबीन, गेहूं आदि से। पेट्रोल से चलने वाले इंजनों में एथेनॉल को एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में देखा जा सकता है। जो गाड़ियां पेट्रोल से चलती है या जो भी संसाधन पेट्रोल से चलते हैं, हम उनमें पेट्रोल की जगह क्या भी काम में ले सकते हैं? एथेनॉल भी काम में ले सकते हैं। आगे देखिए, लेकिन एथेनॉल बहुत ही संक्षारक पदार्थ है, अतः इससे इंजन के विभिन्न भागों को क्षति पहुंच सकती है। इसका दूसरा उपाय यह है कि एथेनॉल व पेट्रोल के मिश्रण का उपयोग किया जाए। दूसरे तरीके में उन पौधों जिसमें वनस्पति तेल की मात्रा अधिक होती है उनको उगाया जाए, तत्पश्चात इस वनस्पति तेल से जैव ईंधन का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैव भार का उपयोग ऊर्जा के स्रोत में निम्न 3 तरीकों के द्वारा किया जा सकता है। सबसे पहला तो जो शुष्क जैव भार है उनको सीधे अगर हम जलाएं उससे हमें ताप या वाष्प मिलेगी। दूसरा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैव भार के विघटन से मीथेन गैस के उत्पादन के द्वारा। और तीसरा है वनस्पति तेल की अधिकता वाले पौधों से बायोडीजल के उत्पादन में। ये 3 तरीके हैं सबसे ज्यादा जैव भार से हम ऊष्मा किससे प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखो, जैव भार को ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करने के लाभ। अब देखो बच्चों, लाभ क्या क्या है। तो सबसे पहला है, जब जैव भार के सीधे दहन से ऊर्जा का उत्पादन न किया जाए इससे पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती है। मतलब जैव भार से हम जब इसका दहन करते हैं तो कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है पर्यावरण पे। बायोडीजल या अन्य ईंधन जो कि जैव भार से बनते हैं ऊर्जा के स्वच्छ स्रोत हैं। ठीक है, जैव भार समग्र विश्व में उपलब्ध है, सब जगह जीव जंतु है। जैव भार संयंत्रों में बनने वाले अपशिष्टों का उपयोग खाद के रूप में किया जा सकता है। जैव भार है क्या बच्चों? आपको ये तो समझ में आया ना, मतलब जो जीव जंतु है, जो पेड़ पौधे हैं, इनका शरीर ही क्या है? जैव भार के रूप में काम में आ रहा है। चाहे वो जीवित रूप से, क्योंकि अपन जीवित है तो हम क्या अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं अपने शरीर से, वो खाद का काम करती है। अगर हम मृत हो जाते हैं तो हमारे शरीर से या पेड़ पौधों जीव जंतुओं के शरीर से क्या प्राप्त की जा सकती है? ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। किस किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है वो सब हम पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, जैव भार को उपयोग करने की सीमाएं क्या क्या हैं। अब कुछ लिमिटेशंस भी है। क्या क्या है लिमिटेशंस? जैव भार से बनने वाले जैव ईंधन या एथेनॉल, पेट्रोल जितना ऊर्जा दक्ष नहीं है। यदि जैव ईंधन का सीधा दहन किया जाए तो इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ने के साथ साथ उत्सर्जन के बढ़ने से पर्यावरणीय प्रदूषण भी उत्पन्न होगा। जैव ईंधन का मुख्य घटक अर्थात मीथेन गैस पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। मीथेन गैस जो होती है ना, वो पर्यावरण के लिए बहुत नुकसान देती है। ये भी क्या है? एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। जैव भार से ऊर्जा उत्पादन करना, चाहे इसका उत्पादन करना हो या इसको एथेनॉल में बदलना हो, अपेक्षाकृत महंगा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन की।
तो बच्चों हाइड्रोजन को हम भविष्य का ईंधन कहते हैं। जब अगर सारा पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा तो हम हाइड्रोजन को पेट्रोल डीजल की तरह ही ईंधन के रूप में काम में ले सकते हैं, इसलिए ही इसे क्या कहा गया है, भविष्य का ईंधन कहा गया है। अब देखो हम बात करते हैं कैसे हाइड्रोजन को भविष्य के एक पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। जब हाइड्रोजन का दहन किया जाता है तो केवल जलवाष्प ही उत्पन्न होती है। अतः हाइड्रोजन को उपयोग में लेने का मुख्य लाभ यह है कि जब इसको जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन हवा को प्रदूषित नहीं करती है। आगे देखो, गैसोलीन से चलने वाली कार की तुलना में ईंधन सेल वाली कार को उसी परिणाम में हाइड्रोजन की दुगनी दूरी तक चलाया जा सकता है। मतलब जो गैसोलीन, मतलब जो भी पेट्रोल डीजल इनसे चलने वाली जो कारें हैं वो जितनी दूर जाती है उतनी ही मात्रा में अगर हम हाइड्रोजन को काम में ले और फिर कार चलाएं तो वो उससे जस्ट डबल दूरी तय कर सकती है। तो ये ज़्यादा अच्छी है ना। देखिए, इसके अलावा हाइड्रोजन से एक वाहन को चलाने में बहुत लागत आती है, क्योंकि हाइड्रोजन को द्रवित करने में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम काम में नहीं लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन है बच्चों, ऊर्जा के किसी एक स्रोत का नाम लिखिए जिसका उपयोग आप अपने घर में करना चाहेंगे। इस स्रोत को चुनने का कारण क्या है? तो सबसे जो बढ़िया ऊर्जा का स्रोत है बच्चों वो सौर ऊर्जा है। इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उसमें ये बिना मूल्य सरलता से उपलब्ध है। इसका उपयोग खाना पकाने, पानी को गर्म करने, जाड़ों में घरों को गर्म रखने, जाड़ों मतलब सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव ईंधन को एक अच्छा ईंधन माना जाता है, फिर भी हमारे देश में जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर इसका व्यापक स्तर पर प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता? तो आपको पता है, क्योंकि ये जो जैव ईंधन होते हैं वो पेट्रोल के जितने दक्ष नहीं होते, पहली बात। दूसरा, जैव ईंधन का मुख्य घटक जो होता है वो मीथेन होता है, और वो क्या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। और जैव भार को उत्पन्न करने तथा इससे इथेनॉल में परिवर्तित करने, इन दोनों दृष्टियों से ही जैव ईंधन ऊर्जा उत्पन्न करने का अपेक्षाकृत महंगा स्रोत है, और महंगा होने के कारण हम क्या इसको काम में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा के कोई भी 5 पारंपरिक उपयोग लिखिए। तो आप बहुत सारे उपयोग लिख सकते हो, कपड़े सुखाना, पानी गर्म करना, फसलों को सुखाना, मुर्गे के बच्चों के प्रजनन में, पालन में, खाद को बनाने में। ठीक है, तो यहाँ तक हम पढ़ते हैं इस पार्ट के अंदर। इसके आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपने आसपास के ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करते रहिए। धन्यवाद बच्चों।